नमस्कार साथियों, जैसा कि हम हमारे पिछले वीडियो में वृद्धि संधि का टॉपिक लगभग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि जो कि रीट के सिलेबस का एक हिस्सा है संस्कृत में, इसका सूत्र है अक सवर्णी दीर्घ। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अक प्रत्याहार, वर्ण, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, मतलब कुल मिला के जो अक प्रत्याहार है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया वर्ण। ठीक है, तो अक प्रत्याहार, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 होते हैं संस्कृत में। जो अक प्रत्याहार को मतलब अक प्रत्याहार के अंदर 5 वर्ण शामिल होते हैं, या मूल स्वर भी कह सकते हैं इनको, ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। ए, ई, उ, री, री। ठीक है, तो ये मूल स्वर है संस्कृत में। तो ये 5 जो मूल स्वर हैं या अक प्रत्याहार हैं, अक के आगे समान स्वर, अक मतलब इनके आगे इनका जैसा, ए के आगे ए, ई के आगे ई, उ के आगे उ, री के आगे री के आगे री रहने पर दीर्घ हो जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, री वर्ण दीर्घ नहीं होता, इसलिए मतलब इसका कोई उदाहरण शायद नहीं आएगा। ठीक है, तो दीर्घ संधि का सीधा मतलब ये है, ए आ के बाद प्लस, मतलब ए आ के बाद ए आ आए तो आ ही होगा। ई उ के बाद ई के बाद मतलब ई कोई सा भी आ सकता है, के बाद कोई सा भी ई आ सकता है, इन दोनों में से ई होएगा। उ के बाद कोई सा भी उ आ सकता है, उ होएगा। री के बाद कोई सा भी री आ सकता है, री ही होएगा। ठीक है, जो कि आपको लगभग पता होगा। उदाहरण, दावे प्लस अग्नि। ठीक है, ए और ए, दावे प्लस अग्नि, दाव प्लस अग्नि। ठीक है, ए और ए मिलके आ होना चाहिए। अब ए यहाँ से उठाया, ए और यहाँ से उठाया। ठीक है, दावे, दाव मतलब वह हलंत में शेष रहेगा, यहाँ पे ए और ए मिलके आ हो गया। फिर ग्नि, तो दावाग्नि। इस तरीके से वड़व प्लस अग्नि, ए और ए मिलके आ हो गया, वड़व प्लस अग्नि, वड़वाग्नि। जठर, ए और ए मिलके आ हो गया, तो जठर आग्नि मतलब जठराग्नि। इस तरीके से दावाग्नि को जंगल की आग कहते हैं, वड़वाग्नि को समुद्र की आग कहते हैं। मतलब इनका आपको अर्थ पता भी रहना चाहिए। ठीक है, दावाग्नि को जंगल की आग, वड़वाग्नि को समुद्र की आग। और जठराग्नि, जठराग्नि को पेट की आग मतलब कहते हैं। ठीक है, तो दावाग्नि को जंगल की आग, वड़वाग्नि को समुद्र की आग। ध्यान रखना है, दावाग्नि जंगल की आग, वड़वाग्नि समुद्र की आग, और जठराग्नि पेट की आग। ठीक है, अब यहाँ पे भी दीर्घ संधि होगी, द्राक्षा प्लस अरिष्ट, आ और आ मिलके आ रहेगा, द्राक्ष, तो कुल मिला के आ रहेगा, कुल मिला के यहाँ पे आ बन जाएगा, द्राक्षा अरिष्ट। ठीक है, द्राक्षारिष्ट। और कुल मिला के आ और ए को गायब, इन दोनों वर्णों गायब करके इनका दीर्घ कर देना है। द्वारका प्लस अधीश, द्वारकाधीश। दैत्य प्लस हरि, तो यहाँ पे आ कर देना, कुल मिला के दैत्य आ हो जाएगा, फिर री, दैत्यारी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला दैत्यारी, ध्यान रखिएगा, आ सकता है। इस तरीके से अगला उदाहरण, मुर प्लस अरी, ए और ए मिलके आ होएगा। मतलब इनका संधि विच्छेद करते टाइम आप प्रॉब्लम मत करना, मतलब आपको सही करना है। मुर प्लस अरी, आ हो जाएगा, मुरारी हो जाएगा। ठीक है, अर प्लस अवली, एर ए मिलके आ हो जाएगा, अरावली, एर प्लस अवली, ऐसे करना है। ठीक है, दीप प्लस अवली, इस तरीके से दीपावली। मतलब अवली का मतलब माला होता है या श्रृंखला होता है। ठीक है, मुक्ता प्लस अवली, मुक्त प्लस अवली मतलब मोतियों की माला। गीत प्लस अवली, गीत आ हो गया, उसके बाद वली, गीतावली मतलब गीतों की माला या श्रृंखला। ठीक है, इस तरीके से ए का काम खत्म हो गया। ई का आता है, रवि प्लस ईस, इनमें ध्यान रखना कि कौन से में कौन सी मात्रा लगेगी। ठीक है, मही प्लस इंद्र में ये बड़ी मात्रा लगती है, और इन सभी में ई की मात्रा लगती है। कपी का मतलब बंदर। ठीक है, छोटी ई की मात्रा लगती है। ओके, मही में बड़ी ई की, तो रवि प्लस ई से ई मिलके बड़ी ई हो गया, रवीस। ठीक है, यहाँ पे छोटी की मात्रा थी, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। कवि प्लस ई से यहाँ बड़ी की मात्रा हुई, कुल मिला के हमेशा बड़ी दीर्घ हो जाएगा, इनका मात्रा होगा, ई मिलके बड़ी मात्रा हो गई, कवीस। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। मैंने बोला था ईस, ईसा, इक्षिप्त, इनमें बड़ी आती है, अन्यथा सभी में छोटी ई आती है। ठीक है, तो रवि प्लस इंद्र, इसमें बड़ी ई हो गई, रविंद्र हो गया, ये बड़ी की मात्रा लग गई। ठीक है, कपी प्लस ईस, ई, ये ई और ये ई मिलके बड़ी ई हो गई, तो इनको मिलाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा, बड़ी की मात्रा से कपीस। मही प्लस इंद्र, इसमें पहले से बड़ी की मात्रा थी, बड़ी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई हो गई, तो कुल मिला के सीधी बात यही है कि महेंद्र आएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लघु प्लस उर्मी। ठीक है, वो गंगोर्मी, ये सब के सब उदाहरण वो गुण संधि के थे, उनमें ओ की मात्रा आती थी। इनमें बड़ी, जहाँ पे बड़े ओ की मात्रा दिखे वहाँ पे भी क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है,
जैसे कि लघु प्लस उर्मी, ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया, लघु उर्मी हो गई, ठीक है। मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु बड़ा ऊ हो जाएगा मृत्यु प्रांत, ठीक है। इस तरीके से लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर, इसमें भी बड़े ऊ की ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे है चमू का मतलब सेना होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चमू प्लस उत्सव, ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा चमोत्सव। भानु प्लस उदय, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भानुदय, तो उसमें बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। धेनु प्लस उत्सव, इसमें भी बड़े ऊ की मात्रा होकर धेनुत्सव हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ संधि के अपवाद जो कि सामने तो पूछ जाते हैं, मुसल प्लस धार, ठीक है। ए और ए मिलके आ होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सीधा व्यंजन आ रहा है, तो स्वर और व्यंजन मिलके यहाँ पे मतलब यानी कि संधि नहीं हो सकती, स्वर संधि, लेकिन यहाँ पे हो रखी है, मूसलाधार आ कर रखा है, जो कि मतलब नियमों के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसलिए दीर्घ संधि का अपवाद हो जाएगा। इस तरीके से विश्व प्लस मित्र, आ आना चाहिए था, ए के बाद ए आ के बाद आ आना चाहिए था, तब जाके विश्वामित्र होता, लेकिन यहाँ पे ए के बाद मैं, ठीक है, मैं आ रहा है, मैं इत्र, मतलब मैं आ रहा है कुल मिला के, क्योंकि मैंने बताया था कि मित्र को बोलेंगे तो मैं आएगा, उसके बाद ई आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले कोई भी वर्ण आता है उसके बाद मात्रा लगती है, तो पहले मैं बुलाव में आएगा, तो यहाँ पे आप ऐसे में सोचना, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे मैं है, उसके बाद में ये ई है इसका, मी का। तो मैं को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको अभी बता ही देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। जैसे कि ये विश्व प्लस मित्र है, तो आप ऐसे सोचते होंगे कि ये व के बाद में, मतलब ए है इसमें, व में व को लिखेंगे हम व और ए, ठीक है। आप ऐसे सोचते होंगे कि ई प्लस म आ गया, मतलब ए के बाद ई आ गया, गलत है, ये गलत है बिल्कुल। ये आया है व, उसके बाद में इसमें से ए सेपरेट निकाल लिया, उसके बाद में म आया है, ठीक है, मैं का हलन, फिर ए, उसके बाद ई, ठीक है, तब जाके ये मी बना है, इससे बनता है मी, तो यहाँ पे मैं आया है ए के बाद, तो ये व्यंजन है। तो कुल मिला के स्वर संधि में तो स्वर के बाद स्वर ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, विश्वामित्र, मतलब दीर्घ संधि कर रखी है, जो कि गलत है, क्योंकि ये दीर्घ संधि का अपवाद माना जाएगा, ठीक है, विश्वामित्र। तो इस तरीके से विश्वामित्र, इस तरीके से दीन ए यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे न आ गया, तो दीनानाथ, ये भी दीर्घ संधि का अपवाद है। मूसलाधार, विश्वामित्र और दीनानाथ तीनों दीर्घ संधि के अपवाद है। अन्य अपवादों की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है दीर्घ संधि के अपवाद, पररूप संधि के उदाहरण, मतलब जो भी पररूप संधि के उदाहरण होंगे वो दीर्घ संधि के सामान्यतः सीधे सीधे अपवाद है। क्यों है? क्योंकि इसमें पररूप संधि में क्या नाम है, कोई चेंज नहीं होता। पररूप का मतलब सीधा, मतलब पररूप संधि में दो जब स्वर मिलते हैं कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे सक में से ए और ये का ए मिलके आ होना चाहिए था दीर्घ संधि के अनुसार, लेकिन यहाँ पे सकंदु ही है, मतलब कोई आ नहीं हुआ, ठीक है। सकांदु होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सकंदु है। इस तरीके से करक, मतलब ए और ए मिलके करकांदु होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे करकांदु है, कोई मतलब चेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ है। और कुलटा, ए और ए मिलके यहाँ पे कुलाटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुलटा ही है, ठीक है। इस तरीके से सीमन प्लस अंत, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे न की संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है, तो यहाँ पे ए को माना जाता है। ए और ए मिलके सीमांत होना चाहिए था, लेकिन सीमंत ही रहता है, ठीक है। इस तरीके से मारतंड में ए और ए मिलके मारतांड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मारतंडिया, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज आ गया मारतंड, ठीक है। ए की जगह ए ही आ गया, ठीक है। इस तरीके से सारंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सारंग ही आ गया। इस तरीके से लांगल प्लस ईसा, ठीक है, यहाँ पे मतलब कुल मिला के लांग लिसा हो रहा है। हलस प्लस ईसा हलीसा, मनस प्लस ईसा मनीषा, पतत प्लस अंजलि पतंजलि, ठीक है। तो लांग लिसा और हलीसा किसान का पर्यायवाची हैं दोनों। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मतलब कुछ तो चेंज होना चाहिए था। ए के बाद ई आया, तो मतलब कुल मिला के ये सब के सब सीधा बात ये है कि भाई दीर्घ संधि के अपवाद हैं, आपको याद रखना। लांग लिसा हलीसा, ठीक है। इसमें कैसे हैं, क्योंकि ए इसका है और यहाँ पे आपको ई दिख रहा होगा, लेकिन ये दीर्घ संधि के ही अपवाद माने जाते हैं, जो कि ये पररूप संधि के उदाहरण हैं। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, सीधा एज इट इज़ लिख दिया जाता है, वहाँ पे पररूप संधि होगी। जहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, ए के मिल के ए हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि लांगल ल में ई जोड़ दिया, सीधा लिख दिया, सर ये पररूप संधि के उदाहरण है। और ये पररूप संधि के उदाहरण ये क्या है, दीर्घ संधि के अपवाद है, एज इट इज़।
तो कुछ वृद्धि संधि के उदाहरण भी है जिनमें कि चेंज नहीं होता, एज इट इज रहते हैं, वो वृद्धि संधि के अपवाद हैं और वो पररूप संधि के उदाहरण मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, मनस प्लस ईसा दीर्घ संधि का अपवाद है। पतत प्लस अंजलि यह भी दीर्घ संधि का अपवाद है। ठीक है, क्योंकि इसमें ए और ए। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सभी के सभी किसके उदाहरण हैं, पररूप संधि के, लेकिन अपवाद दीर्घ संधि के हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो शायद आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में आपका कन्फ्यूज़न मतलब टाइप करके छोड़ सकते हैं। आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाएगा। और बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पररूप और पूर्वरूप संधि दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा स्वर संधि का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, या शायद मतलब फिनिश हो जाएगा। फिनिश का मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम व्यंजन संधि चालू करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।